Good evening, everyone. जय हिंद। जीडी का एग्जाम था किसी का? कल से तो शुरू हो गया है, सब चला गया। कोई बात नहीं। कब है? 20 को, 30 को। काफी लंबा कराता है। 13 मतलब फरवरी में। अच्छा, इसी में। सीएचएसएल का भी तो एग्जाम होगा ही होगा, और एयरफोर्स का भी शुरू। एग्जाम का टाइम चल रहा है। ईमानदारी से मेहनत करोगे, नौकरी तुम्हारे दरवाजे पे चल के आएगी। बस तुम लोग को मेहनत करने की थोड़ी सी जरूरत है, हैं? क्या चीज? एनआईटी घाट बंद करवा दे? वहां क्या होता है? मैं कभी गया नहीं हूं। एनआईटी तो मतलब कुछ अच्छी चीजें होगा, पता नहीं। चलिए, कभी फुर्सत मिलेगा तो चले जाएंगे, घूम के देख के आएंगे। चलो बैठो, जल्दी स्टार्ट किया जाए। प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो आप लोग? मुझे तो नहीं लगता है नहीं कर रहे होगे। प्रैक्टिस किया करो, कोशिश करो कि देखो सुबह जब उठो एक मॉक टेस्ट। जिस एग्जाम की तैयारी, कोई भी एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश का मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट दो। क्योंकि क्या रहता है ना कि आपका दिन बन जाएगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। अगर बिगड़ेगा तो पूरे दिन बनाने में लगोगे, और बनेगा तो भी पूरे दिन बनाने में लगोगे। अब ये नहीं कि बन जाएगा तो बिगाड़ने में लग जाओगे। तो ये चीज क्या होता है ना कि एक अच्छा चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला वर्ड है हमारा डिफेम। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, बेसमिर्च कर देना, डिफाइल कर देना, किसी को कलंकित कर देना। ये होता है डिफेम करना। बेसमिर्च कराया हूं, वही है डिफेम। देखो सबसे पहले ये समझो, एक शब्द फेम साइड में कराया था, फेमीसाइड, यानी किसी के प्रसिद्धि की हत्या, यानी जिसने कोई अच्छा काम किया, नाम कमाया, बेहतर काम किया, अब उससे जो उसको प्रसिद्धि मिली उसको मार देना। वही इसी से बनता है फेमस। फेम से ही जो ज्यादा फेम कमा लेता है वो फेमस कहलाता है। तो फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। किसी चीज में अगर फेम है, अब देखो फेम का मतलब प्रसिद्धि, और डी का मतलब उल्टा, यानी फेम का अपोजिट है। अब फेम का उल्टा, यानी कोई व्यक्ति है, अगर वो फेम कमाया, अब उसी को डिफेम करने का मतलब क्या है? बदनाम कर देना, यानी किसी के बारे में तारीफ करना, और तारीफ ना करके जो उल्टा उसके बारे में कर दे उसको डिफेम कहते हैं। डिफेम का मतलब क्या हो गया? बदनाम कर देना। आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब होता है जो पतनशील हो। अब पतनशील समझ में नहीं आएगा। इवेनेसेंट हो, एफिमरल हो, यानी जो टेम्पररी हो, थोड़ी देर के लिए जो होता है। जैसे स्पॉरेडिक होता है, छिटपुट होता है, जो एक मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। वो क्या है? थोड़ी देर के लिए, यानी थोड़ी देर के लिए है। जैसे क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं, आपने हवा में उड़ाया, अब वो क्या है कि वैसे चलता रहेगा, थोड़ी देर के लिए है, वही कहलाता है डेसिडुअस। यानी डेसिडुअस का मतलब होता है जो पतनशील हो, एफिमरल हो, एंड्योरिंग नहीं है, टेम्पररी है,
थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, उसे कहते हैं डेसिडुअस। अब डेसिडुअस को याद करो, देखो यहां पर है देसी और यहां कर लो डियो, जो देसी डियो, डियो नहीं डियो, डियो बोल रहा है, फिर डियो परफ्यूम की बात कर रहा हूं, यानी देसी जो परफ्यूम होते हैं वो लंबे समय के लिए होंगे, याद कर लो, अगर होगा भी तो भी उल्टा कर लो, नहीं होगा, यानी देसी जो डियो होते हैं वो डेसिडुअस होते हैं, यानी पतनशील होते हैं, थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, थोड़ी देर के लिए होगा। तो डेसिडियो क्या होता है, डेसिडुअस होता है, पतनशील होता है, एफिमरल होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेप्रिकेट कर देना, यह शब्द आपने सुना होगा। डेप्रिकेट का मतलब होता है निंदा करना, ये भी क्या है, डेप्रिकेट। बहुत सारे शब्द आते हैं, डेरोगेट आता है, डेप्रिकेट आता है, डेरिसिव आता है, डिराइड आता है, ऑप्रोब्रियम आता है, डेरिसिव आता है। डी से तो ज्यादातर जो शब्द बनते हैं उनका अल्टीमेट मीनिंग तो नेगेटिव ही होता है, निंदा कर देना, गरिया देना, मार देना, पीट देना, अलग कर देना, ये सब नेगेटिव में यूज करेगा। तो वही है आपका डेप्रिकेट कर देना, निंदा कर देना। अब देखो यहां पर है डेप्रिकेट, यहां पर है पैर और यहां पर है काट। अब किसी का पैर काट के और उसको जंगल में फेंक देना, फ्रिज में डाल देना, फ्रिज से निकाल के उसको फेंकना, अब जो लोग सुनेगा क्या तारीफ करेगा, यानी पैर को काट के वहां पर फेंक दिया कहीं किसी जगह पर, तो पैर को काट के फेंका तो देश ने क्या किया, डेप्रिकेट किया, उसकी क्या किया, निंदा किया, डेरोगेट किया, उसकी मतलब एक तरीके से बोला जाए कि आलोचना करना। एक खास करके बहुत सारे शब्द आप आगे देखोगे, बहुत सारे शब्द आएंगे जो जैसे डेनिग्रेट शब्द है, डेनिग्रेट कराया हूं, डेनिग्रेट नहीं हुआ है, आगे आएगा। डेनिग्रेट का मतलब ये होता है निंदा कर देना, किसी का डैम करना, निंदा करना। डिराइड है और बहुत सारे शब्द होते हैं, वैसे ही लगभग शब्द का मतलब नेगेटिव ही होना है, यानी निंदा करने से। अब देखो पैर को काट के फेंका तो लोगों ने क्या किया, डेप्रिकेट किया, निंदा किया। नेक्स्ट देखो डेटरेंट है, डेटरेंट का मतलब होता है हतोत्साहित, यानी करेज का उल्टा है, डिसकरेज है। अब डिसकरेज कर देना, हतोत्साहित कर देना, या फिर डीमोटिवेट कर देना, यानी किसी मान के चलो किसी ने कहीं पर संदीप महेश्वरी का शो देके मोटिवेट हुआ और चला गया, सामने किसी ने ऐसा सवाल पूछा कि सारा शो निकल गया, तुरंत क्या हो गया, डिसकरेज हो गया, हतोत्साहित हो गया। तो हतोत्साहित कर देना, या फिर जैसे खून, कई बार ना एग्जाम में ईडीएम यूज करता है कि जो दिखाता है कि जैसे कोई मान के चलो खास करके नवयुवक लोग हैं, अब नवयुवक लोग का खून बड़ा गर्म होता है और महिलाओं का तो खासकर योगदान है खून गर्म करने में। यस सर, यस, रीजन कहीं कहीं अच्छा भी हो जाता है, कई जगह पर देखो इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पावर। रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, आप पढ़े होगे 1857 की क्रांति पढ़े हो, इसमें भी सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। बताता हूं, आपने तो बस इतना सुना होगा, एक कान भर देती है, कान भर देना दूसरा चीज है। यहां पर जैसे आपने सुना होगा कि नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे, बैरकपुर छावनी में बलिया के एक व्यक्ति थे मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने शुरुआत किया। उसके बाद उनके शुरुआत करने के साथ साथ कई लोगों ने उस चीज को अपनाया। कहते हैं कि मेरठ जो छावनी थी, मेरठ छावनी में बहुत से सैनिकों को बंदी बना के रख दिए, जेल में डाल दिए। अब जो डालने वाले भी थे वो भी भारत के लोग, भारत के ही सैनिक। अंग्रेज तो मुट्ठी भर आए थे, दिमाग से खेल के भारतीयों को ही इस्तेमाल करके भारतीयों के ऊपर राज किए। अब क्या हुआ कि उनमें से बहुत सारे लोग जो सेना के हिस्सा थे, उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स को बंद कर दिया जेल में। बाहर निकले, मेरठ जब बाजार में गए घूमने के लिए, तो वहां पर उन्होंने कहा, कुछ लड़कियां जा रही थी, उनको छेड़ दिया। अब लड़कियां उसी पर बोली कि तुम लोग तो यहां पे बहुत पावर दिखा रहे हो, पावर तो वहां नहीं दिखता है कि जब तुम्हारे खुद के अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को तुम बंद किए हो, जिन पे तुम अत्याचार करते हो, अंग्रेज तुम्हारे कंधे पर रखे बंदूक चलाते हैं। अरे तेरा खून कब खौलेगा रे फैजल। अब उसी पर उनका खून खौल गया, बगावत शुरू हो गई मेरठ से। कहते हैं कि पूरा बारूद गन फैक्ट्री वहीं पर डली थी, उठा लिए, आओ चलते हैं। हो गया 1857। हाथ नहीं है, बस उसका इस्तेमाल तो करना है।
वही है। तो ये बस चिंगारी देने का काम है। वही है डिटरेंट का मतलब होता है हतोत्साहित कर देना, किसी को क्या कर देना, डिस्करेज कर देना। अब डिटरेंट को याद करो, देखो यहां पर है, इसको डेटर को याद कर लो कि डेट से, और यहां कर लो रेंट से, कि अगर टाइम पर रेंट दो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पर रेंट मत दो। मकान मालिक ऐसी ऐसी बातें करेगा कि सारा मोटिवेशन नीचे, क्या हो जाओगे, डिस्करेज हो जाओगे, हतोत्साहित हो जाओगे। यानी रेट जो रेंट है, रेंट को डेट पर नहीं दिए तो डिटरेंट कर दिया, क्या कर दिया, हतोत्साहित कर दिया, कि अगर 2 दिन में नहीं आया तुम्हारा सामान फेंक देंगे बाहर। तो वही क्या है, डिटरेंट कर देना, हतोत्साहित कर देना। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। ये तो नॉर्मल सा शब्द है, जैसे जो फौज वौज के अंदर खास करके डिप्लॉय किए जाते हैं, या फिर किसी भी चीज में रैपिड फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है, वहां पर तैनात किया जाता है कि जहां कुछ बोले तुरंत चाप दो। डिप्लॉय का मतलब अभी हाल फिलहाल की घटना है, अभी लोग आते हैं इतने छोटे छोटे और उसके बाद बोलते हैं कि भारतीयों से, एक बार पिछली साल, मतलब पिछली बार की घटना है, लगभग एक 1.5 साल के हो, बिहार रेजिमेंट के लोगों ने इतना मारा था, डंडा से, डंडा और हाथ से मारे थे। एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आई डोंट नो वेयर द बिहार इज बट आई एम वेरी प्राउड टू बी द बिहार इन आवर कंट्री। उन्होंने ये कहा था, मुझे नहीं पता कि बिहार कहाँ है, उनको नहीं पता था, सिर्फ मैप में पता है कैसे लोग रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, लाइफस्टाइल कैसी होती है। लेकिन मुझे बड़ा इस बात से गर्व है कि बिहार भारत का एक हिस्सा है, जिस बात को प्रूफ किया था घर में घुस के मारने वाले हैं। तो वही क्या है, तो डिप्लॉय वही है कि तैनात करना, किसी भी जगह पर उस चीज, उस सेना को तैनात कर देना डिप्लॉय कहलाता है। और डिप्लॉय, अब डिप्लॉय नॉर्मल शब्द है, चाहो तो याद कर सकते हो। देखो यहां पर है डिपार्टमेंट और लॉय को लोग, यानी डिपार्टमेंट के लोगों को क्या किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है। जैसे कंडीशन बनती है, जैसे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जब देश की स्थिति देखी जाती है, कहां से ऑफेंसिव है, कहां से डिफेंसिव है, और ये बड़ा सीक्रेट होता है। अब इसी चीज में जितने भी लोग होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है कि ये जो एरिया है सेंसिटिव जोन है, यहां चले जाओ, और वहां पर सेना डिप्लॉय कर दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइवल्ज कर देना। डाइवल्ज का मतलब है कि भेद का खुलना, यानी रहस्य खुल जाना, कोई भी चीज का पर्दाफाश होना, सनसनीखेज खुलासा होना, वही कहलाता है डाइवल्ज कर देना। जैसे बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, अब उस केस में एक छोटा सा छोटा क्लू होता है, पूरे के पूरे केस को घुमा के रख देता है। और वो क्या, वो जो क्लू होता है बहुत सारे ऐसे जो सनसनीखेज होते हैं उनका खुलासा कर देता है। वही क्या है, डाइवल्ज कर देना। यानी डाइवल्ज का मतलब हो जाएगा भेद का खुलना, यानी रिवील कर देना, किसी भी छुपे हुए चीजों को क्या कर देना, पब्लिश कर देना, किसी चीज को फैला देना। वही क्या है, कम आउट। एक वर्ड कराया था, कम आउट होना, फ्रेजल वर्ब में कम आउट का मतलब होता है प्रकाशित होना, यानी किसी चीज का दिख जाना। वही क्या है, डाइवर्ज करना। अब डाइवर्ज को याद करो, डाइवर्ज से, डाइवर्ज कर देना किसी भी चीज का। अब जैसे बहुत सारी चीजों में, जैसे डाइवर्ज समझते हो, डाइवर्जेंट आपने सुना होगा। जैसे डाई का, यहां पर बेसिकली डाई का मतलब होता है दो, यानी जहां पर दो चीजें निकल जाए, यहां जाना है, इधर जाना है। या फिर डाइवर्ट कर देना, किसी भी चीज को घुमा देना, वही होता है घुमा देना। जैसे स्टॉक वगैरह में ना डाइवर्जेंस का यूज होता है। जैसे बहुत सारे, ये आपको नहीं पता होगा, जो लोग खेलता होगा उसको पता होगा। यहां से जब भी कोई स्टॉक वगैरह जो चुनते हैं हम, और वहां से हमें ये क्लू मिलता है, ये एक एक्चुअली क्या होता है ना, ग्राफ बनाता है, जिससे पता चल जाता है कि मार्केट या तो बेरिश होगा नहीं तो बुलिश होगा। तो वो एक ग्राफ को दिखाता है जिसको डाइवर्स ग्राफ कहते हैं। तो वही क्या करता है, उस राज को खुलासा करता है। यानी बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिस केस ने, जिस क्लू ने उस केस को डाइवर्ज करके उन सारी चीजों का क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, यानी क्या कर दिया, भेद खोल दिया, रिवील कर दिया। तो डाइवर्ज का मतलब क्या हो गया, भेद का खोलना, कोई सीक्रेट चीज का खुल जाना, डाइवर्ज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, स्ट्रॉन्ग यानी डिटेस्ट कर देना। डिटेस्ट शब्द कराया हूं, एबोमिनेबल शब्द कराया हूं। अब उसी में एक वर्ड है आपका डिस्पाइज करना, कि डिस्पाइज का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज से स्ट्रॉन्ग हेट, जब किसी से आप जबरदस्त की घृणा होती है,
उसे कहते हैं डिस्पाइज करना। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है? घृणा करना, नफरत करना, नापसंद करना, हेट करना, उसको कहते हैं डिस्पाइज। अब डिस्पाइज को याद करो, देखो यहां पर है देश, और पाइज को याद कर लो पैसे से, कि देश पैसे के लिए एक दूसरे से क्या करना शुरू कर देते हैं? देश के लोग घृणा करना शुरू कर देते हैं। मान के चलो कि किसी दोस्त से घृणा करने पर पैसा मिल रहा है। जैसे नहीं होता है कि मान के चलो कोई दोस्त है, दो दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए दे रहा हूं, इसको थप्पड़ एक खींच के मारो, और पैसे के लिए मारेगा? देखो नहीं मार देगा। बोले वो तो ये बोलेगा कि इसका मतलब 1 का 1 लाख दिया तो 2 का कितना मिलेगा, 3 का कितना मिलेगा, पूछेगा ना। तो ये क्या कर देते हैं कि देश के लोग पैसे के लिए क्या कर देते हैं, अब मान के चलो उसको मार दोगे, जीवन में तुमसे कभी दोस्ती करेगा? क्या करेगा? घृणा करेगा, हेट करेगा, आधा आधा बांट लेंगे। एक से क्रांतिकारी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेस्पॉन्डेंट। डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है उदास। लगभग सब बताया ना कि डी के बाद जो ई शब्द होता है लगभग वो नेगेटिव ही बनाता है। डेस्पॉन्डेंस, डेस्पॉन्डेंसी, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं। तो डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है उदास। जितने ग्रुपिंग वर्ड्स कराया था उसके लिस्ट में था ये उदास के लिए। तो डेस्पॉन्डेंट को याद करो, देखो यहां पर है पॉन्ड और यहां पर है देश, यानी देश के लोग जब उदास होते हैं तो पॉन्ड के किनारे कहां बता रहे थे अभी, तो वही पॉन्ड ही है ना, वो घाट का मतलब होता है नदी का किनारा। अच्छा, गंगा घाट है, तो वही जैसे समझ लो कि जब देश के लोग जब उदास होते हैं तो पॉन्ड के किनारे बैठ जाते हैं। तो 2 शब्द दिखेगा, देश और पॉन्ड। तो पॉन्ड और देश से याद कर लो कि डेस्पॉन्डेंट। तो डेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या हो जाएगा? उदास, डिप्रेस्ड, निराश, परेशान, हतोत्साहित। डेटोरेंट भी हो सकता है, कोई हतोत्साहित है उसे कहते हैं डेस्पॉन्डेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब होता है सुस्त, इनएक्टिव। इसे कहते हैं कि जो इनएक्टिव टाइप का है, बड़ा ही सुस्त टाइप का है, उसे कहते हैं डॉर्मेंट। खास करके एक चीज और देखना, जैसे आप लोग का अकाउंट किसी बैंक में होगा और लगभग अगर 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो बैंक वाले आपके अकाउंट को डॉर्मेंट कर देते हैं, सुस्त कर, यानी वो ये दिखाता है कि इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है, या तो कोई डिपॉजिट हो या क्रेडिट हो। अगर 2 साल के अंदर कोई ना कोई डिपॉजिट और क्रेडिट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उसके बाद डॉर्मेंट अकाउंट हो जाएगा, जिसके बाद केवाईसी कराना पड़ेगा तो अकाउंट खुलेगा। तो डॉर्मेंट का मतलब ये होता है इनएक्टिव, यानी जो सुस्त हो गया। ये खास करके दिखाता है कि वो जो व्यक्ति है वो सुस्त हो चुका है, यानी हो सकता है कि निकल गया हो सकता है यानी यूज नहीं कर रहा है, तो क्या कर दिया? डॉर्मेंट अकाउंट घोषित कर देते हैं। तो डॉर्मेंट को याद करो, देखो यहां पर है डोर और यहां पर है मैन, यानी डोर और मैन, यानी इस जैसे खास करके देखा होगा आपने कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स वाले लोग होते हैं डोर के पास बैठकर आराम सुस्ती में बैठे रहेंगे, खड़े खड़े क्या हो जाते, सुस्त हो जाते हैं। तो इस डोर के पास बैठा हुआ आदमी क्या है? डोरमेंट है, यानी सुस्त है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव समझ में आया ना? ये किसी चीज का इनएक्टिवनेस दिखाता है कि जब वो व्यक्ति उसमें क्या है, एक्टिव नहीं है, यानी कोई लेन देन। खास करके ये बैंक जो है, बैंक के टर्म में यूज काफी ज्यादा होता है, जो दिखाता है कि कोई भी चीज ऐसे लगातार चल रहा है तो क्या कर देगा? डॉर्मेंट। बहुत सारी जगह पे एडमिशन को डॉर्मेंट कर दिया जाता है। जैसे मान के चलो रेगुलर से आपने एडमिशन लिया और एक लिमिटेड टाइम तक आप नहीं आए, ना कोई एप्लीकेशन आया और ना कोई भी आप, जैसे क्या होता है ना कि जो यूनिवर्सिटी होती है, जो कॉलेज होता है, एक लेटर भेजता है घर पे, अगर उसका भी जवाब नहीं आया तो उसके एडमिशन को डॉर्मेंट घोषित कर दिया जाता है, यानी फिर से उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यही होता है डॉर्मेंट, जो सुस्त को दिखाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिकोड। डिकोड का मतलब होता है समझाना, यानी किस तरीके से जो समझाने के लिए, समझना समझाने के टर्म में यूज होता है डिकोड। रीजनिंग पढ़े हो ना? नहीं होता है कि अगर किसी कोट भाषा में, यानी किसी सर्टेन लैंग्वेज में कुत्ते को बिल्ली लिखते हैं तो बिल्ली को ये लिखते हैं, तो मछली को ये लिखेंगे, आता है ना? नहीं आता है। ए का उल्टा जेड होगा, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा होता नहीं है। तो यही कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, यानी जो कोडिंग किया हुआ है उसको डिकोड करना, यानी उस कोड को डिकोड कर देना। या फिर आप देखना कि जैसे क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे, खास करके जो ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर बड़ा ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखा जाता है, अब उसको ऐसा है नहीं कि सीधा सीधा लिख के दे देगा,
कि ये लो लेटर, उस पर लिखा है कि ये है वो है। उस जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको बड़ा ही अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैं आपको कराया था रीड बिटवीन द लाइंस, इडियम्स बताया था ना कैसे बना है वो। तो वही जो होता है कि कोड को डिकोड करने का मतलब है कि उस चीज को समझना, यानी जो गिवन कोड्स है उनको डिकोड करो, उनको समझो। तो वही है कोड को डिकोड करना, यानी समझना या समझाना। तो डिकोड कर देना। क्लियर है? आओ देखते हैं फिर। पहला शब्द है डिफेम कर देना, बदनाम करना, यानी किसी का नाम खराब करना। डेसिडियस, यानी देसी जो डीओ है क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं, यानी पतनशील। देखो हिंदी से मतलब नहीं है मेरा, बस उसका मीनिंग जो है अल्टीमेट आपको समझ में आना चाहिए। डेप्रिकेट करना, यानी डेप्रिकेट का मतलब निंदा करना, आलोचना करना। डायर्स कहां से आ गया? डायर्स तो कल हुआ था। तो डायर्स का मतलब क्या होता है? शोक गीत। चलो मिसप्रिंट हो सकता है। डिप्लॉय करना, तैनात कर देना। डाइवर्ज कर देना, भेद का खुलना, कोई राज का खुलना, यानी डाइवर्ज हुआ केस। डिस्पाइस, घृणा करना। यहां पर है डिस्पोंडेंट, डोरमेंट और डिकोड, समझाना, समझना। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, छोटा सा भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत सारे बच्चों को कहना था कि मिक्स प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, खास करके कॉमन एरर के पार्ट में। क्लियर? देखो यहां जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, आज जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, इन सारे, ये सब सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। आप यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम करे, एक बार घर पे जाके उन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। यानी जहां पे आपको प्रॉब्लम लग रही है वहां पर जरूर जाके देखना। जैसे देखो यहां पर पहला क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन क्या है? नॉट ओनली। अब ये कंजंक्शन का टॉपिक है, पढ़ाया हूं, एक एक पॉइंट पर 10-10 क्वेश्चन बताया। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विथ अ ब्यूटीफुल बंगलो। ये कल भी क्वेश्चन आया था नॉट ओनली से ना, चेंज करने वाला। नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है? नॉट ओनली। नॉट का पेयर होता है बट, और ओनली का पेयर होता है ऑल्सो। इसीलिए बट यानी नॉट के साथ बट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा रहेगा। अब ये क्वेश्चन कई बार देखो सीजीएल में पूछा, सीजीएल में पूछा, सीडीएस में भी पूछा है। यहां पर है कि बट ऑल्सो कर दो, लेकिन थोड़ा सा यहां पर यह देखना है कि नॉट ओनली डिड दे ऑफर। अब यहां क्या है कि नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विथ अ ब्यूटीफुल बंगलो। एक बात बताओ, यहां पर ऑफर किया है। ऑफर का मतलब होता है कोई चीज, यानी एक तरीके से जब किसी चीज को हम सामने वाले के रखते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है कोई ऑफर रखते हैं, मुझे एग्जैक्टली हिंदी मतलब नहीं समझ में आ रहा है, यानी जब भी कोई प्रपोजल, जो प्रपोजल सामने वाले को ऑफर करते हैं, ये वर्ब को दिखाता है। मैंने बताया है कि नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए कि जो आ रहा है वही बट ऑल्सो के बाद आना चाहिए। अगर इसको आप एब्सोल्युटली राइट करने पे उतरोगे, देखो हालांकि क्वेश्चन का आंसर तो बी है, बट के बाद ऑल्सो आएगा, लेकिन यहां पर नॉट ओनली या फिर कह सकते हो कि दे नॉट ओनली ऑफर्ड हिम गुड सैलरी बट ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम ब्यूटीफुल विथ अ ब्यूटीफुल बंगलो। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है एक जैसा, लेकिन अब क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है, तो फिर ज्यादा झोल नहीं करना है। क्या कर देंगे? बट के बाद ऑल्सो लगा के आंसर भी। कोई डाउट किसी को? अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो के जितने भी कॉन्सेप्ट है, लगभग जैसे मैथ्स में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि जब आपने कोई तरीका देखा, कोई फॉर्मूला देखा, एक टाइप देखा कोई क्वेश्चन का, और उस पर लगभग 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट मजबूत। मैं यही काम किया हूं कंजंक्शन में, तो कंजंक्शन अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं एक कॉन्सेप्ट बताया हूं, 10 क्वेश्चन कराया हूं, उससे 130 क्वेश्चन कराया था। उस 130 क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से करना कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है, और वहां से आपको उन सारे, नॉट ओनली एक कॉन्सेप्ट से 10-10, 12-12 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक आइदर से और आइदर का, नाइदर का, सबका केस बताया हूं। आगे बढ़ो। इफ इट वुड रेन दे विल नॉट कम। ए में कितने लोग हैं? बी में कितने हैं? और सी में? तुम लोग कहां हो?
ए में, ए में आंसर है। पूछूंगा कि क्यों है। देखो इसका केस एक बार रिवाइज कराता हूं, गौर से देखना और जो कॉपी में नोट कर लेना, जब खत्म करूंगा तब, ये नहीं कि बोला शुरू हो गए। ध्यान से सुनो। देखो इफ को कहते हैं कंडीशन। इफ का मतलब क्या होता है? अगर, यानी जो कंडीशन की अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तब करेंगे। मान के चलो अगर बारिश होती है, मैंने कहा कि अगर बारिश होती है तो जैकेट पहन लेना, नहीं हो गई तो, अगर बारिश होती है तो छाता ले लेना, नहीं हुई तो लोगे। तो यही होता है इफ, यानी कंडीशन को दिखाता है। अब यहां पर जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ स्पेशल कोई आए, स्पेशल मेहमान थोड़े ना है। हो सकता है V1 आ सकता है, या फिर V2 आ सकता है, V3 आ सकता है, तीनों आएगा। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट तीनों यूज होगा ना। अब यहां पर ये ऐसे नहीं यूज होगा, तो ये यूज होगा एक सेंटेंस के जैसा कि सब्जेक्ट के बाद V1 होगा, या फिर V5 भी हो सकता है प्लस ऑब्जेक्ट। V2 ऐसे नहीं, ये होगा सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 है तो ये भी होगा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद आएगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि V3 कभी अकेले नहीं आता है, इसको चाहिए कोई ना कोई एक एक्सिलरी वर्ब। अब आपको मैं बताया हूं कि V3 से पहले हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा। अब हैज और हैव नहीं आएगा क्योंकि पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ये कट गया, क्या बच गया? हैड। तो यही होता है हैड प्लस V3 और प्लस V, यानी हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, तीनों टेंस आ गया है कि नहीं? लड़का रटता है, रटना नहीं है, इसको समझना है। एक बात बताओ, तीनों टेंस का यूज हो गया। अब ये कंडीशन बनती है कि अगर ये हो तो क्या करेंगे, ये हो तो क्या करेंगे, और ये हो तो क्या करेंगे। मैंने बताया है कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है वही फ्यूचर फ्यूचर का साथी होता है, फ्यूचर को सपोर्ट करता है वही। तो इसके साथ आ सकता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, कैन या फिर मे, यानी सभी मॉडल्स आ सकते हैं। अब इसके बाद मॉडल्स की एक मजबूरी है कि V1 लेता है। अब ये V1 लेगा प्लस क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। कोई तूफान था, यही तो बनता है कंडीशन। अगर यहां पर V1 V5 लगता है तो आता है सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, कैन और मे। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू बना, अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यानी ये फिक्स है। मैंने कहा अगर V2 हो जाए तो V2 है कुछ नहीं करेंगे, यही सेम चीज रहेगा, आगे हमेशा चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पास्ट है और इसको अगर रखेंगे तो फिर प्रेजेंट हो जाएगा, तो इसको भी पास्ट में चेंज कर देते हैं। नरेशन के, जब नरेशन पढ़ा रहा था तो नरेशन में मैंने बताया था कि कैसे आप किसी मॉडल्स को पास्ट में चेंज करते हो। कैसे करते हो? विल का अगर पास्ट करना हो तो शैल का पास्ट, कैन का पास्ट और मे का पास्ट माइट। तो बस यही काम कर दो। सब्जेक्ट के बाद विल है, शुड, वुड, शैल का शुड, या फिर खास करके देखो शुड जो है ये एक मोरालिटी को दिखाता है, ऐसा चाहिए। कैन का, मे का माइट है, बन गया ना पास्ट। इसमें अंतर भी हो गया ना, एक जैसा नहीं हो सकता। अब इसकी मजबूरी है V1 चाहिए, V1 चाप दो। अब यहां पर हैड प्लस V3, अब हैड है, V3 है। अब देखो यहां पर ये हैड प्लस V3 है तो आगे भी V3 कंटिन्यू रहेगा, जैसे यहां V2 कंटिन्यू रहा यहां पर V3 भी कंटिन्यू रहेगा। अब मैंने कहा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहां पास्ट है तो वुड ही होगा, शुड ही होगा, कुड ही होगा, यहां पर माइट ही होगा, माइट है। अब चाहिए V3, देखो V3 लगा दिया प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि V3 कभी अकेले नहीं आता है, इसको चाहिए क्या? V2 चाहिए। हैज, हैव और तीनों आ सकता है, बट अगर मैं यहां पर हैज लगाऊंगा तो फिर यह गलत हो जाएगा, तो इसको V1 चाहिए। अगर हैज नहीं हैड लगाऊंगा तो भी गलत होगा, इसीलिए क्या आता है? हैव। और यही चीज सेटिस्फाई कर देता है कि देखो दो को खुश कर दिया, एक तीर से दो निशाना। इसका यहां एक्सिलरी वर्ब भी आ गया
और इसका यहां V1 भी आ गया। अब यही होते हैं तीन क्लाउज, जिसे कंडीशनल क्लाउज कहते हैं। इसको नोट करो, अब ऑनलाइन वाले तुम लोग भी नोट करो। नोट कर लो। एक लिख रहा है कि आप 5 बार लिखवा चुके हैं। कई एक्चुअली क्या है ना कि एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। इसको तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं, इसको अमृत समझो। और अमृत 4 बार मिले 5 बार मिले चाप दो। हो गया? जल्दी चलाओ पेन। हो गया? तीनों का फर्क समझ में आ रहा है ना? V3 लगे तो बस है प्लस V3, V2 रहे तो कुछ नहीं, बस विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। अब क्वेश्चन देख ले। अब देखो, इसको चाहो तो तुम क्रॉस भी कर सकते हो। क्रॉस करने का मतलब यह है कि ये वाला यहां आ सकता है और ये वाला यहां, यानी सब्जेक्ट के बाद विल, सेल, कैन, मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉमा लगा के लास्ट में आ सकता है सब्जेक्ट के बाद V1 V5 इफ के साथ, यानी इफ वहां आ जा सकता है। दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो, अब यही क्वेश्चन पूछा है कि इफ इट वुड, खास करके इफ के साथ। एक बात बताओ, कहीं भी इफ के साथ बताओ 3 चीज लिखाया हूं, इसके बाहर नहीं आता है कंडीशन। 3 चीज में कहीं भी देखो कि इफ के साथ विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट कहीं भी आया है? नहीं आया है। और इसके जैसा बहुत सारा रूल बताया था कि चाहे इफ हो चाहे इवन इफ हो, टिल हो, अनटिल हो, अनलेस हो, वेन एवर हो, ये सारे शब्द कराया था। इनके साथ ये आता ही नहीं है, ये वाला वर्ड नहीं आएगा। अब क्वेश्चन है कि इफ इट वुड, यहां पर देखो थोड़ा सा गलती किया है, रेन्स होगा। तो इफ इट, अब वुड नहीं होगा, इफ इट रेन्स दे विल नॉट कम, नो एरर। इसका मतलब है कि अगर बारिश होती है तो वे लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे। तो वही तो है, इफ के बाद विल, वुड कहीं भी दिखे तुरंत काट दो। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। बी में क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली तुम लोग को बताया हूं ना कि जो जब भी कंपैरेटिव डिग्री है एक ही कॉन्सेप्ट है, द प्लस कंपैरेटिव, डॉट डॉट डॉट, द प्लस कंपैरेटिव। यही होता है ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू रीड द मोर यू बिकम इंटेलिजेंट। अब यही होता है कि जैसे जितना कमाओगे उतना खर्च होगा, जितना बचाओगे उतना बचेगा, जितना पढ़ोगे उतना बुद्धिमान होते जाओगे, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा, यानी जितना उतना एकमात्र कॉन्सेप्ट है जो इसके पहले क्या आता है? द। उसके बाद कोई भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखो बातों ही बातों में बताया हूं, आया कि नहीं है? अब यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन। ए में क्या गलती है? अच्छा, इजंट योर फादर। देखो एक चीज बताता हूं, मैं आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया था। टाइम एंड टेंस में बेसिकली होता क्या है कि देखो, सब्जेक्ट के बाद V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट है कि नहीं। सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा डू, डज, डिड, डू हो, डज हो प्लस नॉट हो जाए, नेगेटिव बना रहा हूं इसका। अब डू हो, डज हो, क्या आता है इसके साथ? वर्ब का V1, हमेशा याद रखना। अब ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, असर्टिव तैयार हो गया। इंटेरोगेटिव जब बनाना हो, या फिर मैं उस टाइम ये भी बताया था आपको कि आप इसको चाहो
तो यहां पर इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पर लिखो डज प्लस नॉट, और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, डजंट। मैंने कहा डू प्लस नॉट, क्या लिख सकते हो, डोंट। लिखोगे ऐसे, क्लियर। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है। अब यहां से मैं आ रहा हूं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में ये पहले होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट। अब डू डज दिखा, गलती से भी वर्ब चेंज नहीं होगा, हमेशा एक ही वर्ब क्या आएगा, V1। क्लियर। अब इसका नेगेटिव बना रहा हूं। नेगेटिव देखो दो प्रकार से बनेगा। नेगेटिव दो तरीके से बनाने का मतलब है कि डू लिखे, डस लिखे, प्लस सब्जेक्ट लिखोगे, प्लस आएगा नॉट। अब है डू डस तो क्या आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर ये है क्वेश्चन मार्क। अब एक बात समझो, ये तो हो गया एक तरीका। मैं वो वाले तरीके को अगर चाहूं कि इसमें बनाना तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। क्या हो जाएगा, डोंट या फिर डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये जो है ये तरीका सही है, ये तरीका सही है। अगर आपको नॉट लगाना है तो तुरंत लगा दो, नहीं लगाना है सब्जेक्ट के बाद लगाओ। आपने अगर गलती से ऐसा कर दिया कि डू लिखा या डज लिखा और प्लस लगा दिया नॉट और उसके बाद लगा दिया सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि डू डज के बाद अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले नॉट नहीं, बाद में। लेकिन अगर आप यहां पर नॉट लगाना है तो शॉर्ट फॉर्म करके दोनों को एक कर दो। तो एक जब कर दोगे तो डोंट डजंट ऐसे आ सकता है, लेकिन ऐसे आएगा। ये समझ में आया ना। अब यही क्वेश्चन में देखो कैसे यूज किया है कि आर नॉट योर फादर, और कितने नालायक बोल रहे थे कि इज आएगा। जरा हाथ उठाना। तो ये आगे नहीं देख रहे हो कि एंड योर एल्डर ब्रदर जोड़ा है, दीवार में चुनवा दिए जाओगे। यहां पर एक सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है योर फादर एक, एंड योर एल्डर ब्रदर दूसरा। एक और एक दो हो गए, दो का मतलब प्लूरल। प्लूरल के लिए तो आर ही आता है, गलती उसमें नहीं है। इज और आर में गलती नहीं है, गलती है इस नॉट में। अब यू हैव टू ऑप्शंस। If you want to change this not and add not with are, so you have to do aren't. फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन एक और कहता है कि आप अगर चाहते हो कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने को, तो आर सब्जेक्ट है योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर, सब्जेक्ट पूरा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या यहां लगाओगे, नॉट। यहां से काटना पड़ेगा। अल्टीमेटली ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन सही करने के तरीके तो पता चला। या तो यहां नॉट लगाओ। अब लड़का सोचेगा कि आर योर फादर नॉट, ये भी गलत है क्योंकि सब्जेक्ट तो पूरा करो। तो वही है आर यानी क्या के लिए एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट है योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर, जो सब्जेक्ट बन गए, नॉट लगाया, आउट ऑफ टाउन। समझ में आया ना ये। या फिर वही कर दो आरंट योर फादर। गलती है किसमें, ए में। देखो छोटे छोटे चीजों से गलती कितना पूछ रहा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है। आगे बढ़ो फिर। आई वॉज शॉक्ड टू हियर डैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। नहीं कराया हूं, बोल के दिखाओ नहीं कराए हो तो। देखो डाई के साथ बाई आता है, डाई के साथ ऑफ आता है, डाई के साथ फ्रॉम आता है, डाई के साथ विथ आता है, डाई के साथ इन आता है, डाई के साथ फॉर आता है। अब डाई बाई का मतलब क्या होता है, सुसाइड से मरना। बाय बाय कर दिया तो क्या हो गया, सुसाइड से मर गया। डाई ऑफ का मतलब कोई बीमारी से, ए फॉर फैलेरिया, फ्लू, फीवर, तो यानी डाई फीवर से, फैलेरिया से, कुछ हो गया, कैंसर से मर गया तो डाई ऑफ। डाई फ्रॉम रॉम, रम, खाने पीने की चीजों से, शराब से लोग मर गए, डाई फ्रॉम। डाई विथ का मतलब साथ, साथ साथ सती प्रथा सिस्टम। डाई इन का मतलब होता है एक्सीडेंट में,
यानी डाई इन एक्सीडेंट में, तो डाई इन, डाई फॉर के लिए, किसी के लिए, तो डाई इन का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट में मरना। क्या है? तो डाइड के साथ ऑफ लगेगा, क्या लगेगा? इन। डाइड इन एन एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट में मारे गए, तो इन एक्सीडेंट। अगर यहां पर देखो थोड़ा सा क्या कर देता, यहां एक्सीडेंट काट दे और जोड़ दे कैंसर, सही हो गया। कोई और शब्द जोड़ दे, यानी बीमारी बस होनी चाहिए। अब कोई बीमारी हुआ, उससे मर गया। अगर कोई खाने पीने की चीज है या फिर ज्यादा खाने से मर गया, फ्रॉम से हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। द रीजन फॉर इज फेलियर इज बिकॉज, ध्यान देना, मैं आपको जब सुपरफ्लुअस कराया था तो बताया था कि रीजन के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि रीजन अपने आप में एक रीजन देता है कि इसका रीजन क्या है। यानी कोई भी चीज है, मान के चलो कोई काम किया और वो काम नहीं हुआ अच्छे से या फिर फेल कर गया, तो रीजन यही तो बताता है कि क्या कारण था जो फेल किया, और बिकॉज भी वही बताता है। इसीलिए सुपरफ्लुअस हो गया, तो रीजन के साथ बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है कि रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब घर पे जाके सुपरफ्लुअस का जाके पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग। देखो बताया था PPS, प्रायर पोस्टीरियर, सीनियर सुपीरियर, सीनियर का अपोजिट जूनियर, सुपीरियर का उल्टा इंफीरियर और एंटीरियर। इसका मतलब है कि प्रायर हो, पोस्टीरियर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, एंटीरियर हो, इनके साथ देन का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या होता है? टू का इस्तेमाल होता है। तो यही देन को काट के क्या कर देंगे? टू कर देंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रोहित इज 2 ईयर, जूनियर के बाद क्या आएगा? देन नहीं, टू। अब सीनियर हो, जूनियर, प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, उनके साथ भी क्या आता है? टू। इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड, कंडीशन देखना, कंडीशन बताया ना, यहां पे लगाया है वुड पास्ट के लिए, तो एम को पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। इज, एम, आर का पास्ट होता है वॉज, वर, आई है तो वॉज। लेकिन याद रखना कि कभी भी जब हम कल्पना करते हैं, जैसे गलती करता है कई जगह, लड़का सोचता है कि आई के साथ वॉज लगेगा, नहीं आता है। इसके साथ हमेशा क्या आता है? वर। आई के साथ क्या आएगा? वर। क्योंकि मैं आपको बताया था कि आई प्लूरल होता है, लेकिन एक ही जगह सिर्फ इसका बवाल देखने को मिलता है वॉज वर में। वॉज भी आता है, वर भी आता है, या फिर कुछ भी हो, जैसे ही भी होता है ना, तो वॉज नहीं वर ही लगाते। यानी इसका मतलब होता है अगर मैं होता, काश ये होता, काश मैं चिड़िया होता, आसमान में उड़ता। हाँ, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो भारत से गरीबी मिटा देता, गरीबों को नहीं, गरीबी को। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट द पोवर्टी, यानी पोवर्टी को समाप्त कर देता। अगर मैं राजा होता तुम मेरी रानी होती। इफ आई वर अ किंग यू वुड बी माई क्वीन, तुम मेरी रानी होती। तो ये क्या दिखाता है? काश, कल्पना को। सच्चाई से है कोई? सच्चाई से तो कोसों दूर है, तो इसीलिए क्या होगा? एम नहीं, वर। नेक्स्ट, LIC वॉज फाउंड। अब देखो एक चीज सिखाऊंगा, यहां से देखो लॉजिकली इस चीज को प्रूफ करता हूं, ध्यान से सुनना और अटेंटिव रहना इस चीज पे। एक बात बताओ, मैंने लिखा डज, डू और डीड, क्या आएगा? मैंने लिखा हैज, हैव और क्या आएगा? V3। मैंने लिखा इज, एम और वॉज और वेयर नहीं वर, क्या आता है? V4। किसी को इसमें डाउट है? अब इसका 6 फॉर्म आता है, जैसे 6 फॉर्म बनाने आएगा ना, 2 फॉर्म असर्टिव से और बाकी के 4 फॉर्म इंटेरोगेटिव से बना लोगे। अगर ये सिर्फ असर्टिव में ही नहीं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, हमेशा याद रखना क्या आएगा? V1। प्रॉब्लम इन दोनों में होता ही नहीं है,
प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, इज एम आर वॉज वर के साथ। और प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली कि इसके साथ कई बार देखना लगा देगा V3। ध्यान से सुनो, मैंने कहा इज है, एम है, आर है, वॉज वर है, क्या आता है V4। इसके साथ इज, एम, आर, वॉज और वर, मैंने क्या बताया क्या आता है इसके साथ V4। लेकिन इसके साथ आ जाता है V3। और सिर्फ इसी के साथ नहीं आता है, हर किसी के साथ आता है V3। किसके अंदर? पैसिव वॉइस के अंदर, इसीलिए V3 आता है। और यहां पर V4 एक्टिव वॉइस में आता है। अगर आप इज एम आर के बाद अगर लगाते हो V1 गलत है, अगर लगाते हो V2 गलत है, अगर लगाते हो V3 गलत, सॉरी V3 तो सही है ना, V5 लगाते हो क्या है गलत है। इसका मतलब अगर इज एम आर के बाद V4 लगाया है एक्टिव वॉइस है, अगर इज एम आर के बाद V3 लगाया है पैसिव वॉइस है। दिखाता हूं डेमो, ध्यान से देखो। मैंने कहा राम इट्स आ मैंगो, इसके ऊपर लिख रहा हूं राम इज ईटिंग आ मैंगो। एक बात बताओ, यहां पर इज है, इज के बाद क्या आया है V4 आया है, जो कि आता ही है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, क्या बनाओगे? आ मैंगो इज ईटिंग इटेन बाई राम। अब एक बात बताओ, आप यहां देखो इज के बाद V3 नहीं आया है, तो ऐसा कब होगा? जब पैसिव वॉइस होगा तो, बाकी और किसी के साथ नहीं, इसी के साथ होता है। तो यही चीज मैंने कहा कि इनके बाद मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा V4 आता है, लेकिन V3 भी एडिशनल जोड़ रहा हूं उसमें। पहले दिन ही ये बता देता तो दिमाग में कुछ जाता नहीं। अब ये पूरी तरीके से फिट हो चुका है, क्वेश्चन जब भी देखोगे तुरंत आगे आंसर इंतजार करेगा। मैंने कहा कि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि इज एम आर के बाद अमूमन आता है V4, लेकिन आ सकता है V3, लेकिन कब? जब पैसिव वॉइस में हो, तो वहां पर V3 देखना। तो ये मत सोचने लगना जैसे आप कहते हो आई एम टायर्ड, अब आई एम के बाद टायर्ड लिखे ना, V3 लिखे ना, इसका मतलब क्या है? ये पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस को दिखाता है। अब देखो क्वेश्चन, LIC वॉज फाउंडिंग होता तो चलो V4 होता, अगर V4 नहीं है तो क्या होगा? V3। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? फाउंडेड, यानी उसका स्थापना किया गया, यानी किया गया। तो LIC वॉज फाउंडेड ऑन September 1 September 1956 वाया द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। समझ में आया? तो यही क्या, वाया मतलब द्वारा, इसके द्वारा, जैसे वाया ट्रेन, वाया बस, उसके द्वारा। समझ में आया ये? तो कभी भी इज एम आर देखना तो दो चीज ढूंढना, अगर पैसिव वॉइस हो तो V3, क्योंकि अमूमन क्या है ना कि हर किसी में भी आता है ये। और जब आप देखना, एक तरीके से ये देखना कि जैसे दो सेंटेंस लिखा था, एक सेंटेंस क्या था? राम इज ईटिंग अ मैंगो। अब यहां पर है, अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे कि अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई राम। अब देखो यहां भी क्या आया है? पैसिव वॉइस में भी क्या आया है? V4 आया है। ये बीइंग तो V4 ही है। तो इसीलिए मैंने ये आपको बताया कि अगर इज एम आर देखना आदत बन चुका है, अब तो देखोगे ना इज एम आर V4 है कि नहीं, हैज हैव हैड है तो तुरंत ध्यान जाएगा V3 है कि नहीं, डू डज डिड दिखेगा V1 है कि नहीं। लेकिन जो आदत है इज एम आर का, उस आदत को थोड़ा सा चेंज करना है, ये समझ के कि कहीं पैसिव वॉइस तो नहीं है, तो V3 भी हो सकता है। कोई डाउट किसी को? अब यहां पर अगर कोई नाउन आ जाता है, जैसे राम इज अ स्टूडेंट, तो राम इज अ स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है स्टूडेंट, इसका नेगेटिव क्या बनाओगे? राम इज नॉट अ स्टूडेंट। तो ये क्या होता है? बीइंग एक कमजोर वर्ब होता है जिसके साथ नो नॉट इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी वर्ब होने के बावजूद भी। नहीं तो आई हैव अ पेन का नेगेटिव बनाओ,
आई हैव नॉट अ पेन होगा, आई डोंट हैव अ पेन होगा, क्योंकि हैव एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब अपने साथ नो नॉट नहीं लेता है, उसको एक्सिलरी वर्ब चाहिए। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तैयार हो गए। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, इज क्या है? प्रेजेंट, तो वी के बाद पास्ट होगा। वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिनेश हैजंट गॉन टू वर्क यस्टरडे। अब देखो ये क्या है? यस्टरडे पास्ट। ए में कितने लोग हैं? सभी लोग एक साथ बोलो, यहां क्या लगेगा? सभी लोग का हैड, हैड नॉट। कितने लोग हैड नॉट में? हाथ उठाओ। कोई नहीं है। मुझे तो यहां पर देखो पास्ट है, तो यहां पर गॉन है ना, तो गॉन के साथ क्या लगाओगे? हैड या हैड नॉट? थोड़ा कंफ्यूज हो गए। क्या लगेगा? बताओ तुम, क्या लगेगा? डिडंट गो होगा। अब मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, ईमानदारी से एक बार हाथ उठा दो कि हैड नॉट में कितने लोग हैं? है कोई? डिड नॉट में कितने लोग हैं? डिड नॉट भी नहीं होगा। क्या होगा? क्या? हैड नॉट, डिड नॉट। अच्छा गो, चलो ये भी लिख दिया। इसमें कितने लोग हैं? सभी के सभी कंफ्यूज है। इस सनसनीखेज का खुलासा होगा कल। थैंक यू वेरी मच, कल बताऊंगा ये। और जाके अपने दोस्तों